और दिलचस्प आंकड़ा, और वो है जाति का। जाति आपको पता ही है, बाकी राज्यों की तरह हरियाणा में भी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब वोटिंग का टाइम आता है तब। जरा पूरी स्क्रीन पर लाइए अब जातियों का आंकड़ा, किस जाति ने किसे वोट दिया। जब आप ये आंकड़ा देखेंगे तब समझ में आएगा कि जाति का खेल इस बार हरियाणा के चुनाव में कैसा रहा। प्रदीप जी, ये अगर आंकड़ा देखें, इसमें हरिजन, वाल्मीकि और वो अन्य एससी है कि वाल्मीकि और हरिजन को छोड़ के जो बचे बाकी एससी बाकी ठीक है। हाँ। तो एससी का वोट देखिए सारा कांग्रेस को जा रहा है, 50% हरिजन का, 48% वाल्मीकि का, अन्य एससी का भी 43-43% जा रहा है कांग्रेस को। बीजेपी आधे से भी कम तीनों में, यानी जो दलित वोट शैलजा की वजह से खिसक जाएगा वो नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। प्रदीप जी, किसी एक फुल स्क्रीन लाइए जरा इस किसी को। एक नेता की वजह से, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारा का सारा वोट चला जाएगा। और खासकर वो जो कि आइडियोलॉजिकली अलाइंड वोटर हो तो वो तो उसको जाने में भी बहुत समय लगता है। और ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है कि अच्छा, जाट भी देखिए कि शैलजा जी यदि अलग पार्टी बना लेती या शायद कहीं और दूसरी पार्टी में जाती तो एक प्रश्न हो सकता था। अशोक तंवर भी आए थे आखिरी दिन। अब वो तो आखिरी दिन आखिरी 2 घंटे में, चुनाव कैंपेनिंग के आखिरी 2 घंटे बचे थे, हाँ। उसमें आए थे, तो फर्क तो पड़ता है उसका सब चीज का, लेकिन इतना नहीं पड़ता कि पर ये इसको स्टैंड अलोन देखें या उसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखें कि दलित अभी भी, क्योंकि संविधान का मुद्दा अभी भी कांग्रेस पार्टी उठा रही है, तो वो दलित अभी भी कांग्रेस की तरफ अपना रुझान किया। नहीं, देखिए, मैं वापस आपको यही कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा को, अब जाति की बात करते हैं, हरियाणा को 2 समूह में है। जाट जो कि करीब 22% है, जाट सिख मिला के भी, और 21% दलित और 3% मुसलमान और 2% अन्य माइनॉरिटी जैसे कि सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी। ये सब मिला के 50% होते हैं ये साइड। दूसरा 50% होता है ओबीसी, सैनी, महाजन, बनिए और ऊंची ब्राह्मण और ऊंची जातियां। ये होता है 50%। तो शुरू से ही हरियाणा में जो वोट है वो बीजेपी को अदर ओबीसी और ऊंची जाति और इन्हीं का मिलता रहा है, ब्राह्मण्स का, सैनी का, जो कि अभी भी वही नजर आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ा फर्क हुआ है, मैं जो कह रहा हूँ, जाट वाला 70% दिखाइए फिर से जरा यहाँ। जाट वाला जो आप देख लीजिए, 67% जाट, 67% जा रहा है कांग्रेस के साथ, और बीजेपी के साथ जा रहा है सिर्फ 11%, और 14% जा रहा है अदर्स में। आईएनएलडी बीएसपी भी 8%। हाँ, तो आप वो बड़ी चीज देखिए, जाट आ कहां से रहा है कांग्रेस में, तो आप देखेंगे 37% के करीब जेजेपी से निकला और वो अंदर आया कांग्रेस के 39%। आप ये देखिए, और बीजेपी से 2-3% आया। तो बीजेपी का टोटल माइनस हुआ 5, तो 11 पे रहे। और 67%, यानी इसके पहले वाले चुनाव में ये 20% के आसपास था, जो अब 67% है जाट का वोट कांग्रेस के लिए। ओके, अच्छा, अब इस पर जरा अगली प्लेट लाइए। अब देखिए, जट सिख, गुर्जर, सैनी और अन्य ओबीसी, ये देखिए ये किस तरफ गया है। अगली प्लेट लगाइए जरा। जाट सिख की बात करें तो उसमें भी वो जाट की लाइन पे उसी की लाइन पे ही है। हाँ जी। और गुर्जर, सैनी और अन्य ओबीसी। अब सैनी देखिए मुख्यमंत्री हैं, बट वो कंट्रीब्यूट 3% करते हैं, तो 70% जो है बीजेपी को मिल रहा है, कांग्रेस को कुछ नहीं मिल रहा। गुर्जर में जो है 42% के साथ बीजेपी आगे, 35% के साथ कांग्रेस है। हाँ। और अन्य ओबीसी और ब्राह्मण में 53 और 51% और कांग्रेस को 32 और 28%। तो ये जो चीजें, इसमें देखिए अंतर कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत कहीं से आया और कहीं गया। बट बीजेपी में केवल +1 का इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई है। आप इसको इस तरह नजरिए से देखिए। देखिए, ओबीसी और ब्राह्मण दोनों में पिछले के मुकाबले बीजेपी का वोट बढ़ा है, कांग्रेस का भी बढ़ा है, लेकिन वो सारा का सारा जेजेपी से आ रहा है। ओके, मैं लगातार कल भी प्रदीप जी ये चर्चा कर रहा था, जब हम वहां एग्जिट पोल दिखा रहे थे, हम चर्चा ये कर रहे थे कि बीजेपी जब हारती भी है, हाँ, तो बहुत बड़ी हार काफी समय से नहीं हारी है। दिल्ली का एक एग्जांपल छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सबको धूल चटाई थी जी। और वहां 67 सीटें और 62 सीटें जीती थी। उसके अलावा क्या यह बदलाव हुआ है नरेंद्र मोदी के आने के बाद कि एक वोट कंसोलिडेशन, बीजेपी का एक कमिटेड वोट इतना बन गया है कि बड़ी बड़ी हार भी होती है तब भी इतनी बड़ी नहीं होती है कि उनका 30-35% वोट तो ऐसा लगता है कि वो कहीं जाएगा ही नहीं जाएगा। मानक जी, इस विषय पे
देखिए, मेरा जो एग्जिट पोल का उद्देश्य में ये तो बताना कि किसको कितनी सीटें, किसको कितना वोट शेयर मिलेगा, कौन सरकार बनाएगा, उसके अलावा देखिएगा हमने लिखा है हमारा उद्देश्य ये भी है लोगों की ज़रूरतें, समस्याएं और विषयों को समझा जाए, वो चाहते क्या है और उसको सही स्टेक होल्डर तक पहुंचाया जाए। बहुत बार स्टेक होल्डर गवर्नमेंट भी होती है और नेता भी होते हैं। तो ये तो आप मानेंगे, जो आपने अभी बात कही 10 साल में क्या हुआ है, ये तो मानेंगे आप कि 10 साल के अंदर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद जो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो जनता के सरोकार थे और उससे करीब करीब देश की 70 से 80% जनसंख्या प्रभावित होती है। आप ये सोच सकते हैं कि केवल अर्बन एरिया जो कि 30% आबादी होती है, वहाँ नल से पानी आता था, 70% पे नहीं आता था। ये कितनी बड़ी बात है। 70% आबादी में कहीं करीब करीब 10% छोड़ दीजिए, 60% गैस से नहीं, चूल्हा, लकड़ी और कोयले से ही खाना घर में बनता था, राइट। शौचालय आज भी शायद कोई बाहर जाते होंगे, लेकिन जो फर्क आया हुआ है, मैं कहूंगा कि मनमोहन सरकार में भी जो है शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए मिलते थे, मुझे पता है, लेकिन जो उसकी विस्तार और जो स्पीड आई है, गति आई है, ये तो आप मानेंगे। स्वच्छता के प्रति जो लोगों का रुझान आया है वो तो आप मानेंगे। हमारे उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आप मानेंगे गांव में, क्योंकि गांव में म्युनिसिपैलिटी नहीं होती है, तो सफाई, रोजमर्रा की जो सफाई होती है वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब गांव शहर में अंतर नहीं रहा है टेक्नोलॉजी के चलते, तो वहां भी उतना ही कचरा होता है। तो उनकी सबसे बड़ी समस्या में रोड, बिजली, पानी के बाद सफाई की आती है। अब रोड की भी आप देख लीजिए 10 साल के अंदर कितनी रोडों की हालत में, अब कहीं रोड नंबर 1 नहीं है, पानी की समस्या आज भी नंबर 1 है। तो ये जो बेसिक एमिनिटीज जिसको कहते हैं ना, उसमें तो बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया है और उसके चलते देखते हैं आप कि एक बड़ा हिस्सा आज भी लाभार्थी का कह लीजिए या आम जनमानस का, वो बीजेपी के साथ आज भी खड़ा है। इसमें कहीं कोई शक नहीं, मैं पूरे शिद्दत और ताकत के साथ ये बात को कह सकता हूं। तो इसको